वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लर्निंग गुड। आज 25 जुलाई 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर कर लेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, एक ऑफर भी चल रही है, ईएमआई की ऑफर। 31 जुलाई 2020 तक ये ऑफर अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। डियर फ्रेंड्स, क्या आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ डू इट टुडे इटसेल्फ। लेक्चर को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा? अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ, और नोटिफिकेशन बेल को भी अभी प्रेस कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है? ऐसा एक प्रश्न आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और इसका एक बहुत ही सिंपल इजी आंसर है, इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल यानी कि फ्राइडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ किया है, और इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने यह बताया है कि देयर इज़ अ ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन मूवमेंट्स इन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रियल सेक्टर एक्टिविटी। अच्छा, पता नहीं चला, दैट्स ओके, मैं आपको समझा देता हूं कि उनका मतलब क्या है। फाइनेंशियल मार्केट को अगर आप देखें, यानी कि सेंसेक्स, और रियल एक्टिविटी को देखें, जो ग्राउंड रियलिटी, जो एक्चुअली जो हो रहा है मार्केट में, तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं रियल वर्ल्ड में कोई ऐसा खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी सेंसेक्स में उसी पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स आप अगर कहें तो उसमें एक बहुत बड़ा उछाल है। तो ये एक एक बहुत बड़ा मिसमैच है कि जो फाइनेंशियल मार्केट में जो एक मूवमेंट है और रियल सेक्टर एक्टिविटी की जो मूवमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो ऐसा होना एक बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है, और एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये है कि एज वी ऑल नो, कई बार मैं इस स्लाइड को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लॉकडाउन को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो सारी चीज़ें ठप हो गई। लॉकडाउन को फिर जून से धीरे धीरे करके खोला गया। जून जुलाई का ये 2 महीने हैं, ये अनलॉक के महीने हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे डाउन हो रही थी वो धीरे धीरे फिर से अप हो रही हैं। लेकिन हर्डल्स हमें उन जगहों पर देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश के, वहाँ पर फिर से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसको आप कह सकते हैं लोकलाइज्ड लॉकडाउन या फिर लोकलाइज्ड क्लोजर। तो ये लोकलाइज्ड लॉकडाउन जो है, इसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रही है। रेटिंग एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट्स ने तो ये बता दिया है कि इस साल हमारी जीडीपी जो है वो -9.5 के आसपास रहेगी। -9.5, दैट इज़ टू मच। और प्रैक्टिकली अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि -9.5 सरप्राइजिंग नहीं है। डबल डिजिट में भी हम इस डबल डिजिट वाला जो जोन है, -10, -12 तक भी जा सकते हैं, इनफैक्ट -15 तक भी जा सकते हैं। तो ये साल जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर है, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 की इम्पैक्ट की शुरुआत हुई। उससे पहले के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे तो भी हमारी इकोनॉमी ने कोई खास ऐसा, हम 8%, 9% हमारा जीडीपी का ग्रोथ नहीं था, 4.2% रहा था। तो ऑलरेडी एक स्लो डाउन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही स्लो फेज में कोविड-19 ने हमारे ऊपर स्ट्राइक की है। देखिए यहाँ पर बेंचमार्क सेंसेक्स हैज़ क्लाइम्ड मोर देन 45% सिंस मार्च लोज। मोराटोरियम के बारे में बात बताई उन्होंने कि 6 महीनों का मोराटोरियम दिया गया है, अगस्त 2020 तक मोराटोरियम जो है वो दिया गया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसमें वैसे ये जो डिफ़ॉल्ट्स हैं, एनपीए हैं, उसके बारे में ऐसी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर आप देखें तो बैड लोन यानी कि एनपीए की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर आप आंकड़ा देखें तो मार्च 2020 में ये 8.2% था, ये मार्च 2021 तक पहुंचते पहुंचते 12.5% तक
इंक्रीज़ हो जाएगा, तो दैट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न। बैंक्स ने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टेप्स भी उठाए थे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को कट किया गया, फिर मार्केट में लिक्विडिटी भी आरबीआई ने इंजेक्ट की है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो डेफिनेटली आरबीआई ने उठाए हैं। फिर बात करते हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो हैं मिस्टर राजीव कुमार साहब। तो उन्होंने इकोनॉमी के बारे में अपने कुछ व्यू पॉइंट हमारे सामने रखे हैं। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो फोर्थ क्वार्टर है, एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स, के हमारी इकोनॉमी के 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4। तो फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी शुरुआत होती है अप्रैल, फिर मई और जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड देन यू हैव जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये हो गया क्वार्टर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड क्वार्टर 4। तो एज पर मिस्टर राजीव कुमार जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, आप के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? राइट, बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपको उस व्यक्ति का नाम और उनकी पोस्ट, ऑफ कोर्स नीति आयोग के चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी एक दूसरी भी पोस्ट है, तो वो पोस्ट क्या है वो बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो क्वार्टर 4 जो है, फोर्थ क्वार्टर जो है, इसमें इकोनॉमी जो है वो फिर से एक ग्रोथ के ट्रैक पर पहुंच जाएगी, और नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की इकोनॉमी जो है वो +6% में रहेगी। और उन्होंने ये बताया कि ग्रीन शूट्स, खास करके 15 से 16 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ग्रीन शूट्स विजिबल हैं और धीरे धीरे ये प्री कोविड लेवल तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बात का इंडिकेशन दिया है कि शायद आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो, शायद तो नहीं लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट एक सेकंड स्टिमुलस प्रोग्राम लॉन्च करेगी। अब उसका टाइम क्या है उसके बारे में उन्होंने बात नहीं बताई है। आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद के.वी. सुब्रमण्यम साहब, नॉट अरविंद सुब्रमण्यम, के.वी. सुब्रमण्यम साहब जो हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले, हम उनके बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि स्टिमुलस पैकेज तो आने वाला है, लेकिन टाइम जो है वो देखा जाएगा कि जब कोविड-19 कंट्रोल में आ जाएगा, फिर इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें जब होने लगेगी, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है एक स्टिमुलस प्रोग्राम, स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करेगी। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल था जिसमें यह बताया कि यही तो राइट टाइम है, फ़िलहाल पैसों की और स्टिमुलस की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, कोविड-19 कंट्रोल में आ जाएगा, लेट्स से कि उनकी एक दवाई मिल गई, तो उसके बाद अगर आप पैसा इंजेक्ट करेंगे तो उसकी कोई खास इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगी, क्योंकि जो होता है कि लेट्स से ये एक डेडलाइन है, आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो एक ऐसा वक्त आएगा, यहाँ पर आप मदद कर सकते हैं, यहाँ पर मदद कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने इस डेडलाइन को क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपकी मदद भी होगी तो भी ये मदद जो है वो कोई ख़ास काम नहीं करेगी, कि इतना डैमेज हो जाएगा कि फिर उसको आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये थी एक पुरानी बात, जो मैं, पुरानी तो नहीं लेकिन एक प्रकार से रिवीजन, मैंने आपको यहाँ पर फिर से वो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी तो वो फिर से रिवाइज़ करवा दी हैं। तो अब आप उसी चीज़ को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन साहब ने जो एक लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है तो उसके साथ कंपेयर करके देखिए। उन्होंने ये भी बताया कि और ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो भी पाइपलाइन में हैं, और ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंजेक्ट किए जा सकते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग और एक सस्टेनेबल रिकवरी हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, एक बहुत ही रॉन्ग टाइम पर पेंडेमिक ने हमारे ऊपर स्ट्राइक की। फार्म सेक्टर के बारे में बात करें तो फिर से फार्म सेक्टर जो है उसके ऊपर लॉकडाउन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि खेतीबाड़ी की छूट दी गई थी। जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें खेतीबाड़ी इंक्लूडेड थी, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और शायद इसी की वजह से रूरल एरिया में इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिली है, और रूरल ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है तो उसमें अच्छा प्रोडक्शन होने की वजह से थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो रूरल एरिया में देखने को मिली है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, एक्सेट्रा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के.वी. सुब्रमण्यम साहब ने यह बताया कि डिमांड पुश वॉज ऑन द कार्ड्स एंड ओनली द टाइमिंग नीडेड टू बी डिसाइडेड। डिमांड साइड की बात करें तो सारे जो पैकेजेस रिलीज़ किए, ऐसा नहीं है कि डिमांड के ऊपर कोई पैकेज या फिर डिमांड को टारगेट ही नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर सप्लाई बिजनेसेस को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन अब डिमांड के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि फैक्ट्रीज़ ने अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कस्टमर्स के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या आपका सामान
बिक पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। आजकल अगर आप मार्केट में जाएं चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो जो सेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं, मीन्स वो डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। प्रॉफिट अगर पहले 10 रुपये मिलता था तो वो 5 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है तो भी सामान बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आए, कुछ तो मार्केट या फिर जो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की साइकिल है वो थोड़ी मोशन में आए। तो ये कोशिश जो है वो चल रही है। ये प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट में जाकर थोड़ी बातें करनी पड़ेगी। एक प्रकार से आप 1-to-1 एक एक डेटा कलेक्ट, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वरना जो मैंने आपको बताया वो एक जनरल व्यू पॉइंट है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। ओके, Kumar said asset monetization of public sector holdings is the best way of funding infrastructure as many projects are either underutilized or unutilized. कहने का मतलब यह है कि जो पब्लिक सेक्टर होल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पीएसबी को बेच दिया तो फिर जो पीएसयू को, नॉट पीएसबी, पब्लिक सेक्टर यूनिट को, अगर आपने अंडरटेकिंग को आपने बेच दिया तो उससे जो पैसे आएंगे तो इन पैसों का उपयोग आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास जो ज़मीन है तो इस ज़मीन का उपयोग जो है वो आप पीपीपी में कर सकते हैं। आप प्राइवेट प्लेयर को बता सकते हैं कि देखिए ये रही हमारे पास ज़मीन, आप यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप कर दीजिए, ज़मीन जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे, बाकी का जो काम है वो आपको करना है। तो ये हो गया एक पीपीपी बिजनेस, इसराइट। तो ये भी हम कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को हम रिवाइव कर सकें। फॉर्मल जॉब क्रिएशन, यहाँ पर कुछ आंकड़ों के ऊपर हम क्विकली नज़र डालेंगे। ये मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, तो मॉस्पी का ये लेटेस्ट आंकड़ा बाहर आया है और मई 2020 की बात करें तो फॉर्मल जॉब क्रिएशन में काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नॉर्मल टाइम्स के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। नॉर्मल जो कोविड-19 के पहले का जो टाइम था उस टाइम पर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी, आंकड़े थोड़े बड़े थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद आंकड़ों में एक उछाल देखना यानी कि एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर हम देखें आंकड़ों के ऊपर, जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें जो लोग हर महीने जो ऐड होते हैं जिनको फॉर्मल जॉब्स मिलती हैं, तो इसका एक फॉर्म भरा जाता है। तो 3,18,000 जितने नए सब्सक्राइबर्स देखने को मिले। इससे पहले का जो महीना था, मई से पहले का, ये मई का आंकड़ा है, तो अप्रैल का जो आंकड़ा था वो था 1,33,000। तो नेट एडिशन जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, तो दैट्स ए गुड थिंग। इसी के साथ ESIC को अगर आप देखेंगे देन उसमें अप्रैल में 2,41,000 जितना एडिशन हुआ था, लेकिन मई में 4,60,000 जितना एडिशन हुआ है, तो दैट्स ए गुड थिंग। आपको आंकड़े याद नहीं रखने हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे फॉर्मल जॉब क्रिएशन हुई, कैसे पता चला या फिर कैसे पता चलता है। तो जब EPFO में या फिर ये जो ESIC हैं या फिर नेशनल पेंशन स्कीम है, तो इसमें जितने हर महीने जितने ज़्यादा लोग ऐड होते हैं, तो इस एडिशन से सरकार जो है वो एक आंकड़ा तैयार करती है और उससे पता चलता है कि फॉर्मल जॉब्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। ड्यूरिंग 2019-20 अगर आप देखें तो नेट न्यू सब्सक्राइबर्स अंडर EPFO रोज टू अबाउट 7.86 मिलियन, और 2018-19 में एक साल का पूरा आंकड़ा था 6.11 मिलियन, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस। मैं और ज़्यादा आंकड़ों से आपको बोर नहीं करना चाहता। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइटम। यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे पहले तो बता दूँ कि खारिफ क्रॉप का मतलब क्या है। खारिफ यानी कि खारिफ जो है ये अरबिक शब्द हैं और बारिश के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द है। तो बारिश के महीनों में होने वाली जो फसल है उसको कहते हैं हम खारिफ। तो राइस की बात करें, राइस पैडी की बात करें, चावल की बात करें, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हेविली राइस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फिर खारिफ में ऑयल सीड्स, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो खारिफ ऑयल सीड्स, पल्सेस और कोर्स सीरियल्स के प्रोडक्शन में टॉप आते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि नॉर्मल मॉनसून की वजह से, नॉर्मल रेनफॉल होने की वजह से इस साल 19% जितना एरिया जो है, 19% नॉट एरिया लेकिन 19% जितनी ज़्यादा
सोइंग हुई है खारिफ क्रॉप की, तो हो सकता है कि अगर अगस्त और सितंबर ये 2 महीनों में रेनफॉल नॉर्मल रहा तो फिर ये बम्पर हार्वेस्ट ईयर हो सकता है। कोई ऐसा ख़ास पेस्ट का अटैक भी रिपोर्ट नहीं किया गया, और राबी फसल की बात करें तो किसानों ने काफ़ी प्रॉफिट किया है इसमें, तो दैट्स अ गुड थिंग। टोटल प्रोडक्शन शायद 144 मिलियन टन, ये दोनों राइस और बाकी के जो खारिफ क्रॉप्स हैं उनका टोटल प्रोडक्शन 144 मिलियन टन से भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो राबी प्रोडक्शन अच्छा हुआ, और राबी प्रोडक्शन मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी जो रजिस्टर की है किसानों ने, तो इसकी वजह से कोविड-19 के टाइम पर, ये जो पेंडेमिक है उसके टाइम पर चीज़ों को ख़रीद पाए किसान, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी देखने को मिला है। इस टाइम किसान ने क्लाइमेट रेजिलियंट पैडी और अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ज़मीन है, जितनी ज़मीन में पहले चावल या फिर ये सारे खारिफ क्रॉप्स की खेती होती थी, तो उतनी ही ज़मीन में सोइंग हुई है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो दैट्स ए गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और एक जो चिंता का विषय है वो ये है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा लेकिन डिमांड कम होगी, तो फिर प्राइस जो है वो ड्रॉप होगी, क्योंकि रेस्टोरेंट्स और होटल्स कितने लंबे टाइम तक बंद रहेंगे या फिर कितने लंबे टाइम तक ऐसे ही स्टैंड बाई मोड में रहेंगे वो कहना मुश्किल है। जब तक दवाई नहीं मिलती तब तक रेस्टोरेंट्स और होटल्स का चलना जो है वो पहले की तरह नहीं हो पाएगा। तो अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही तो फिर प्राइस ड्रॉप हो सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एनटीसीपी, बिग पार्डन एनटीपीसी के बारे में मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एनटीपीसी जो हैं इनके पास सोलर या फिर रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रीन्यूएबल एनर्जी जनरेशन यूनिट की बात करें, तो टोटल फ़िलहाल एनटीपीसी 928 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी पैदा करती है। इसमें से 870 मेगावाट जो है वो सोलर प्लांट में से हैं। ख़बर यह है कि अब एनटीपीसी जो है वो और ज़्यादा रीन्यूएबल एसेट्स को ख़रीदेगी। एक ज़ीरो से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा, ऑलरेडी जो ऑपरेशनल हैं, एक पीएसयू एनटीपीसी ने एक टेंडर इशू किया है, 1000 मेगावाट ऑपरेशनल सोलर प्लांट को ये एक्वायर करना चाहती हैं। ऐसा सोलर प्लांट जो एटलीस्ट 1 साल से चल रहा है, और बायर जो है मीन्स ₹5 पर यूनिट से ज़्यादा दाम जो है वो नहीं होना चाहिए यूनिट का। तो ये एक टेंडर इन्होंने एनटीपीसी ने इश्यू किया है। ये जो टेंडर इश्यू किया है, तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का, कि आने वाले 10 सालों में रीन्यूएबल एनर्जी की एसेट जो हैं ये कुछ 45,000 मेगावाट जितनी वो एनटीपीसी जो है वो ऐड करना चाहती हैं। इवन एज इट्स थर्मल कैपेसिटीज़ आर ऑल्सो बीइंग इंक्रीज्ड, इट विल हैव RE capacity of 30% of total generation portfolio of 1,30,000 megawatt by then. 2030 तक 1,30,000 मेगावाट जितना टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, उसका 30% जितना जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी में से आएगा। एक चिंता का विषय जो पूरी इंडस्ट्री के लिए है वो है सोलर मॉड्यूल्स और पैनल मैन्युफैक्चरिंग। चाइना से जो इंपोर्ट्स हमने बंद कर दिए हैं, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन भी होगा। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके प्राइसेस जो है वो फिर सेटल हो जाएगी। लेकिन कभी ना कभी तो हमें इसकी शुरुआत जो है वो करनी ही पड़ेगी, इज़न्ट इट? Under the latest round of reverse auction for solar projects by state-run Solar Energy Corporation, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने जो टैरिफ दिया है, ऑल टाइम लो है। ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का टैरिफ है 2.36%, और थर्मल पावर का देखिए एनटीपीसी का ये है 3.90 रुपीज़। तो ये काफ़ी अच्छा है, 2.36। ये प्राइस ड्रॉप हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी होना चाहिए। मीन्स आपका जो पावर प्लांट आप लगा रहे हैं, सोलर पावर प्लांट, जो खर्च किया है तो उसमें से रिटर्न भी मिलना चाहिए। ये एक चिंता का विषय है, रिटर्न मिलना। करंटली द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर बिहेमोथ स्टैंड्स एट फिलहाल 62,910 टोटल मेगावाट टोटल कैपेसिटी है एनटीपीसी की, और 2030 तक कितना है, 1,30,000 तक पहुंचना है, राइट? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए नंबर के साथ। यू कैन इजीली डाउनलोड द पीडीएफ और उसके बाद आप आराम से इसको देख सकते हैं। सिर्फ एनटीपीसी पावर प्रोडक्शन नहीं करती है, एनटीपीसी जो है कंसल्टेंसी का काम करती हैं, पावर ट्रेडिंग का काम करती हैं, और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी स्टोरेज में भी आगे बढ़ना चाहती हैं। इसी के साथ साथ एग्रीगेटर भी हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि
दूसरे जो डेवलपर्स हैं उनसे एनर्जी खरीद कर दूसरे स्टेट्स तक पहुंचाने का काम जो है वो भी एनटीपीसी करती हैं। और एनटीपीसी जो है वो जैसे कि राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर में एक 925 मेगावाट नोका सोलार पार्क है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया राजस्थान सरकार के साथ। तो एनटीपीसी 3,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है और राजस्थान 450 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्ट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल ने एनटीपीसी को एक नोडल एजेंसी के तौर पर आइडेंटिफाई किया है फॉर सेटिंग अप 20,000 megawatt solar and wind power capacity, and nearly 4,000 megawatt of such projects have been commissioned. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल ने ऑलरेडी एनटीपीसी को आइडेंटिफाई किया एक नोडल एजेंसी के तौर पर 20,000 मेगावाट जितने सोलर और पावर कैपेसिटी को जो रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए एनटीपीसी को सिलेक्ट किया गया है और ये 20,000 मेगावाट में से 4,000 मेगावाट को ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।